बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज फिर अम्मा आई थी मेरे लिए लाल दुपट्टा और लाल चूड़ियां लेकर। उसे आता देखकर मैं हमेशा खुश हो जाया करती थी, मगर आज न जाने क्यों मुझे ज़रा खुशी ना हुई थी, क्योंकि आज मेरी सालगिरह थी। हर सालगिरह पर अम्मा मेरे लिए ये लाल दुपट्टा और चूड़ियों का तोहफा लाया करती थी, और आज मुझे बुरी तरह से इस एहसास ने घेरे हुए था कि मैं इस कमरे में 16 साल से बंद थी। ये फटी हुई चटाई और हर एहसास से यार ये बंद कमरा ही मेरा मुकद्दर था। मैंने तो आंख भी यहाँ खोली थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? क्या मुझे दुनिया देखने का कोई हक न था? मैंने अम्मा को आता देखकर मुंह फेर लिया था। कैसी है मेरी गुड़िया? उन्होंने दुपट्टा मेरे सर पर डाला। माशाअल्लाह, मेरी गुड़िया तो सबसे प्यारी है। सच कहती थी वो, मैं एक बेजान गुड़िया ही तो थी इनके लिए। अम्मा ने मुझे मिठाई खिलाई। आज मेरी गुड़िया लोरे 16 साल की हो गई है। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, आप तो मुझे बाहर जाने दो, कब तक मैं इस कमरे में बंद रहूंगी? अम्मा ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। पगली, बस 1-2 साल की ही तो बात है, तू निकलेगी यहाँ से, फिर हम माँ बेटी सारी दुनिया घुमा करेंगे। मुआज कर मुझे हमेशा वाली कहानी सुनाने लगी। अम्मा हर वक्त नकाब में रहा करती थीं, और मैंने आज तक इनका चेहरा नहीं देखा था। बल्कि चेहरा तो क्या, मैंने आज तक उनके हाथ तक ना देखे थे। वो हमेशा एक बुर्का पहने रखती थी, और हाथों पे भी काले दस्ताने पहने रहती, और पैरों में भी। आंखों में नज़र का चश्मा होता था। मुझे माँ से मोहब्बत थी, क्योंकि वो मेरा एक ही सहारा थी इस दुनिया में। इसके सिवा आज तक ना मैं किसी से मिली थी, ना बात की थी। अम्मा ही मेरी माँ, बाप, उस्तानी सब कुछ थी। मुझे उन्होंने पढ़ाया था, तो मुझे कुरान मजीद भी पढ़ा चुकी थी। इनकी नज़रों से मैंने दुनिया देखी थी, और वो मुझे ढेरों किताबें ला कर दिया करती थी, जिससे मैं इस दुनिया को देखा करती थी। अम्मा मुझे अपना चेहरा तक ना दिखाती थी। कई बार मैंने जिद की, मगर वो मना कर देती, और एक ही बात कहती, हमारा इसी में हम दोनों की भलाई है। जाने वो ऐसा क्यों कहती थी? वैसे तो वो हर चीज़ बना कर लाती और मुझे खिलाती थी, लेकिन जब भी मैं अम्मा से बाहर निकलने की जिद करती थी, तो मुझे एक ही दिलासा देती, बेटा जैसे ही तू 18 साल की होगी, मैं तुझे बाहर ले जाऊंगी। और अब सिर्फ 2 साल बाकी थे। मैं दिन गिन गिन कर गुजारने लगी थी कि कब आएगा वो दिन जब मैं भी आम इंसानों की तरह बाहर निकल सकूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते। मैं कभी बीमार हो जाती तो अम्मा मेरे लिए बहुत सी दवाएं खुद ही लाया करती थीं। मेरी सहेली किताबें ही थीं, जहाँ मैं देश देश की सैर भी किया करती और हर तरह के रिश्तों को जानती। अब अम्मा मेरे साथ काम ही बैठा करती थीं, और मैं इनका इंतज़ार ही करती रहती थी। एक दिन अम्मा मेरे लिए एक ख़ास चीज़ लाई थी कि देखो हमारा, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बनाया है। मैंने देखा तो वो एक इंतहाई खूबसूरत लहंगा था। ये आपने खुद बनाया है? मैंने हैरत से पूछा, तो उन्होंने झट से इस बात में सर हिला दिया। ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने वो लहंगा खुद से लगाया और घूमने लगी। अम्मा बहुत खुशी लग रही थी। देखने से पहनकर तुम परी लगोगी, परी, वो खुश से कहने लगी। मैं भी बहुत खुश थी कि इतना खूबसूरत लिबास आज से पहले मैंने कभी ना देखा था। अच्छा, मैं इसे रख कर आती हूँ, फिर तेरे लिए खाना लाती हूँ। अम्मा खुशी खुशी बाहर जाने लगी। मैंने इन्हें आज से ज़्यादा कभी खुश नहीं देखा था। मैं अम्मा का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उन्हें आज खाना लाने में ना जाने क्यों देर लग रही थी। मैंने अचानक नज़रें घुमा कर देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि इतने सालों में आज पहली बार अम्मा ने दरवाज़ा खोला छोड़ दिया था। मैं जल्दी से उठी और दबे पांव बाहर निकली। खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मैं सोचे बिना बाहर जाने लगी कि अम्मा ने देखा न जाने क्या सजा देगी, मगर मुझे होश कहाँ था। कमरे से बाहर भी एक दुनिया थी, जिसे देखने को मैं कब से तरस रही थी। मैं चलते चलते बरामदे तक आ गई थी। अम्मा का बुर्का खूंटी पर लटका हुआ था। वो कमरे में पहन के दाखिल हुआ करती थी। इन्हें मैं आज अम्मा को देखूंगी, ये एहसास मुझे सरशार किए जा रहा था। मेरी नज़र जैसे ही बरामदे में खड़ी अम्मा पे पड़ी, तो मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि अम्मा वो मंजर देखकर चकरा गई थी, और इसी वक्त ज़मीन बोस हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं वापस इसी कमरे में थी,
اور اماں میرے پاس اسی برقعے میں نقاب لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے تیز بخار آ گیا تھا۔ اماں مجھے دوائیاں دیتی جاتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ مجھے ذرا بھی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ 2 دن تک میری یہی حالت رہی، اور اس کے بعد میں کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو اماں تو نے یہ راز مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہ رو میری بچی، سب تجھے اس لیے نہ بتایا کہ تجھے تکلیف ہوتی۔ اماں آج مجھے سب بچا دے، ورنہ تیری یہ بیٹی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میں آج کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، رونے سے میری طبیعت اور خراب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو رو نہیں، میں سب کچھ بتاتی ہوں تجھے۔ اماں بہت پریشان تھی اور وہ دل گرفتگی سے مجھے اپنا قصہ سنانے لگی تھی۔ بیٹی آج سے 21 سال پہلے کی بات ہے، جب میری شادی راہیل سے ہوئی تھی۔ وہ دن بہت خوشیاں لایا تھا میرے لیے۔ راہیل اور میں بہت خوش تھے۔ ہمارا ایک پیارا سا گھر تھا جہاں ہم دونوں رہتے تھے۔ پھر 1 سال بعد میری گود میں شیان آ گیا۔ اسے پا کر میں بہت خوش تھی۔ وہ ہم دونوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات اپنی پرانی سہیلی سیما سے ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بدل چکی تھی، کہاں وہ بولی بالی سیما اور کہاں یہ ماڈرن سیما جو بڑی سی گاڑیوں میں گھومتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ سیما مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر مال سے بھی بڑا عالی شان تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر امجد کو پسند آ گئی تھی اور امجد 1 کروڑ پتی آدمی تھا۔ اس طرح سیما کی کایا پلٹ گئی۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے اس سے اجازت چاہی۔ اچھا سیما، اب مجھے جانا ہوگا، میرا بیٹا رو رہا ہوگا۔ اسے پڑوس والی خالہ کے پاس چھوڑ کر نکلی تھی سبزی لینے، اور تو اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں اٹھنے لگی اور سیما کے چہرے پر ایک عجیب سا سایہ لہرایا۔ کیا ہوا سیما؟ میں نے اسے اداس دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں ننگین، بس ایسے ہی۔ اچھا چلو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتی ہوں، اسی بہانے تیرا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ وہ میرے ساتھ اٹھی اور اپنی کار میں مجھے گھر تک چھوڑنے آئی۔ گھر آ کر اس نے شیان کو گود میں لے کر خوب پیار کیا۔ کتنا پیارا ہے یہ، تو جیسے شیان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ ہر دوسرے دن میرے گھر آیا کرتی تھی اور میرے بیٹے کے لیے ڈھیروں تحائف لایا کرتی۔ میں بہت منع کرتی، مگر وہ کہتی تیرے لیے نہیں لائی، اپنے بھانجے کے لیے لائی ہوں، اور میں چپ ہو جایا کرتی۔ سیما کی شادی کو 9 سال ہو گئے تھے۔ اس کی شادی بہت جلد ہو گئی تھی جب وہ 18 سال کی تھی۔ اتنے امیر گھر سے رشتہ آیا تو ماں باپ نے دیر نہ کی اور اس کی شادی کر دی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے اس نے علاج کروایا تھا، مگر سب بے سود۔ اس نے بتایا تھا کہ خامی اسی میں تھی، اس کے شوہر امجد میں نہ تھی، مگر امجد پھر بھی اسے کبھی کچھ نہ کہتا تھا۔ اس کی ممتا ہر بچے کو دیکھ کر بلکنے لگتی تھی۔ اب اسے شیان ملا تو وہ اپنی ممتا کو سکون دیتی تھی۔ شیان کو گود میں لے کر میں اور سیما ہر وقت شیان پہ لڑتی رہتے تھے۔ اس کے ہوتے وہ اسی کے پاس جایا کرتے تھا، مجھے بھول جاتا۔ پھر انہی دنوں اچانک شیان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی، اور جب اس کے سارے ٹیسٹ کروائے گئے تو معلوم پڑا کہ اسے برین ٹیومر ہے۔ میرا معصوم سا بچہ نہ جانے کیسے یہ بیماری پال بیٹھا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میری تو بری حالت ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ سیما بھی صدمے سے دو چار تھی۔ شیان کا علاج بہت مہنگا تھا، لیکن سیما اور اس کے شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ پورا خرچ اٹھائیں گے اور شیان کو کچھ نہیں ہوگا۔ شیان کا علاج شروع ہو گیا چکا تھا اور اس کا آپریشن میں نہ جانے کتنے لاکھ لگے، جو سارے سیما نے دیے۔ اب شیان خطرے سے باہر تھا، اور میں اس بات کا شکریہ ادا کرنے جب سیما کے گھر گئی تو امجد اور سیما کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ میں ناچتے ہوئے بھی ان کی باتیں سننے چاہ لگی۔ سیما امجد سے کہہ رہی تھی کہ اس نے سنا ہے کہ اگر امجد کا سپرم کسی دوسری عورت کی کوکھ میں رکھا جائے تو بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو امجد نہیں مان رہا تھا۔ کمان سیما، کون ہمارا بچہ اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھے گا؟ وہ چڑا ہوا تھا کیونکہ انہیں امجد نے ڈاکٹر سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کوئی ایسی عورت جو ماں بن سکتی ہے وہ آرام سے ہمارا بچہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں پال سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم کسی بھی عورت کو بھاری رقم دیں گے۔ وہ سمجھا رہی تھی۔ سیما، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں کسی بھی عورت کو یہ سب کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور جو عورت پیسوں کے لیے یہ کام کرے گی اسے تو ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ خاندانی خون کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بازارو عورت میرے بچے کو جنم دے۔ سیما روئے جا رہی تھی
और अमजद उसे प्यार से समझा रहा था। सीमा की जिद थी कि वो बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगी। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, मुझे आपका बच्चा चाहिए। इनकी बातों से मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने बिना सोचे समझे इनसे वादा कर लिया कि मैं इनके बच्चे को अपने पेट में पालूंगी। अगर उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। मेरी बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए थे। ये बात जब राहील को पता चली तो वो सख्त गुस्सा हुआ। ये तुमने क्या बकवास कर रही हो, मालूम भी है कि ये गुनाह है। नहीं राहील, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस उनका कर्ज उतारना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं इनकी मदद करनी होगी। राहील मेरी जिद के सामने बेबस हो गया था। मुझे कहा कि ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं अब रोज सीमा के साथ हॉस्पिटल जाया करती थी। हम दोनों के काफ़ी टेस्ट होते थे। एक माह बाद सीमा और अमजद के बच्चे की को मेरे रहम में रखा गया और डॉक्टर ने जल्दी खुशखबरी सुनाई कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब तो सीमा ने मुझे हथेली का छाला बना रखा था। इसने मेरे घर कई मुलाजमीन भी रखवा दिए थे ताकि मैं बेड रेस्ट कर सकूं। मैं बहुत खुश थी। सीमा हर वक्त मेरा शुक्रिया अदा करती रहती थी। नगीन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मैं हंस दिया करती थी। जब सब कुछ ठीक हो जा रहा था कि एक दिन शयान और राहील बाइक पर बाहर गए हुए थे। मैं घर पे थी। मुझे 8वां महीना चल रहा था, लेकिन इस दिन से मेरी बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी। अचानक मेरे घर में लोग जमा होना शुरू हो गए थे। मैं बस हैरत से देखे जा रही थी। एक औरत ने मुझे सहारा दिया। बेटी राहील और शयान का बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और दोनों ने मौके पर जान दी। ये सुनते ही मेरी तो दुनिया लुट गई थी और मैं बस पागलों की तरह नहीं की रट लगाए हुए बेहोश हो गई। वो दिन मेरी खुशियों का कातिल बनकर आया। मैं बर्बाद हो चुकी थी। इस वक्त भी सीमा और अमजद ने मेरा साथ दिया। मुझे राह राह के दौरे पड़ने लगते, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में रखा हुआ था। न जाने कैसे मैं ये सदमा झील गई थी। सच तो यही है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, बस हमारी खुशियाँ ख़त्म हो गई जाती हैं। मैं भी जैसे बेजान मूरत की तरह ही रही थी। एक माह बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही मेरी बेटी को मेरी गोद में दिया गया, मुझे जैसे एक नई जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुझे लगा कि जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, जिंदगी तो अब जैसे अभी शुरू हुई है। इस दिन पूरे हॉस्टल में जश्न का समा था। सीमा और अमजद सब में पैसे तकसीम किए जा रहे थे और न जाने कितने तहफ़ उन्होंने सारे मरीजों और नर्सों वगैरह में बांटे थे। अमजद और सीमा बच्चों को उठाकर चूमने लगे थे। इनकी खुशी हद से ज़्यादा थी। वो मेरे गिले लग कर मुझे शुक्रिया कहती जा रही थी। अमजद ने कहा, सीमा चलो याद है ना, सारे यतीम खानों में बच्चों को तहफ़ तकसीम करने हैं और खाना भी देना है। वहाँ मुझे तो भूल ही गया था, मेरी मन्नत थी ना। वो मुझे बताते हुए उठी और एक बार फिर से बच्ची को चूमने लगी। कुछ देर बाद सीमा जा चुकी थी और मेरा इरादा बदल चुका था। मैं हिम्मत करके उठी और बच्ची को उठाया, चादर ओढ़ी और हॉस्पिटल से निकल आई। वहाँ कई लोग जा रहे थे। किसी ने मुझे गौर से ना देखा। बस भी मैंने बच्ची को छुपा रखा था। एक फैमिली निकल रही थी गेट से, मैं उनके साथ ही निकल आई थी। अब मुझे कुछ होश न था। मैं जल्दी से टैक्सी में बैठी और उसे चलने का कहा। कहाँ चलूँ मैम? उसके पूछने पे मैंने सोच में पड़ गई। मैंने जल्दी से हॉस्पिटल से काफ़ी दूर एक जगह बताई। मुझे अब कोई खौफ न था, मेरी बेटी मेरे पास थी। टैक्सी से उतरकर मैं सोच में पड़ चुकी थी कि अब कहाँ जाऊँ। अपने घर जाती तो पकड़ी जाती, इसलिए मैंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। सीमा का एटीएम कार्ड मेरे पास में था। मैंने पहली फुर्सत में से भारी रकम निकलवाई और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जो भी ट्रेन मिली उसमें सवार हो गई। एक रात और आधा दिन मैं सफ़र करके यहाँ पहुंची, मगर मैं भूल गई थी कि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर जगह मेरी तस्वीर लगी हुई थी कि औरत बच्चा चुरा कर भाग गई है। मैं सख्त खौफजदा हो गई थी और मैंने इसे छोटे शहर में रिहाइश अख्तियार कर ली। लेकिन मैंने तुझे छुपाया दिया मेरी बच्ची, ताकि कोई तुझे तक ना पहुंच सके। और खुद मैं छुप कर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि बिना काम कैसे गुजारा मुमकिन था। इसलिए मैंने तेज़ाब से अपना चेहरा बिगाड़ लिया और हाथों पैरों पर भी तेज़ाब डाल दिया। हमारा तेरी मोहब्बत में ये माँ इतनी अंधी हो गई थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। अब मैं सड़क पे भीख मांगती हूँ और ऐसे में ही हमारा गुजारा होता है। तुझसे चेहरा छुपाने का यही राज था कि तुझे तकलीफ ना हो। अम्मा रोए जा रही थी, इनकी हिचकी बन चुकी थी।
मगर अम्मा तूने मुझे क्यों चुराया था? मैं तो आपकी सहेली की औलाद हूं ना। मैंने डरते डरते पूछा। लेकिन तुझे जन्म तो मैंने दिया है, 9 माह अपने पेट में रखा है, तुझे अपने खून से सींचा है, तो कैसे तू इनकी बेटी हो गई? मैंने अम्मा को गला लगा लिया। अम्मा, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। लेकिन ज़रा सोचिए, आपने इन लोगों के साथ धोखा किया है जिन्होंने बड़े वक्त में आपकी मदद की थी। उनके दिल पे क्या बीती होगी, एक बार सोचें ज़रा। आपके साथ जो कुछ हुआ इसमें इनका तो कोई कसूर न था। अम्मा, फिर सज़ा क्यों उनको मिली? आप चाहती तो उनसे कह सकती थीं वो मुझे आपसे जुदा ना करते, बल्कि आप भी उनके साथ रह लेती। मगर आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। मेरी बातों पे बस रोती ही रहीं और मुझे अपनी माँ की जवानी का दुख था। उन्होंने मेरी खातिर खुद को जला डाला है। एक अच्छे घराने को छोड़कर सड़कों पर भीख मांगी ताकि कोई इनको पहचान न सके। इतनी मोहब्बत करती थी वो मुझसे। अब मैं अम्मा के साथ बाहर निकल आई थी। अम्मा मुझे देखकर नकाब कर लेती थी। मैं अब घर से बाहर अब तक ना निकली थी, मगर न जाने क्यों अम्मा आजकल बहुत उदास रहने लगी थी। मैं उनका दिल बहलाती, मगर उनकी उदास आंखें हमेशा भरी भरी रहती थीं। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से अंदर की तरफ भागी, क्योंकि कोई नहीं जानता था मेरे बारे में। मैं एक औरत को मेरे कमरे में ले आए दाखिल हुई थी और पीछे एक आदमी था। मैंने इनको कभी देखा तो ना था, मगर मैं जान गई थी कि वो कौन है। सीमा, ये रही तुम्हारी बेटी, अम्मा ने कहा तो वो औरत मुझसे लिपट गई और मेरा माँ चूमने लगी। मेरी बच्ची, मेरी हमारा, वो रोए जा रही थी। पीछे खड़े आदमी ने आकर मुझे अपने सीने से लगाया। उनके आंसू मुझे अपने माथे पे गिरते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने देखा अम्मा दरवाजे के दरमियान खड़ी थी और प्यार भरी नजरों से मुझे देखे जा रही थी। अम्मा, मैं जल्दी से उनकी तरफ दौड़ी और उनको गले लगा कर लिया। ये तेरे वालिदैन है हमारा, अब तुझे इनके साथ जाना होगा। नहीं अम्मा, मैंने इनको किसके साथ पकड़ लिया? सीमा, मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल तो नहीं, मगर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माँ हाथ जोड़े खड़ी थी। अम्मा ने उनके हाथ थाम लिए। मैंने तुझे माफ़ किया नगीन, अब तुम भी मेरे साथ चलेगी। माँ ने बहुत मना किया, मगर अम्मी अब्बू ने उनको ज़बरदस्ती अपने साथ जाने पर राज़ी किया। अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, दुनिया देख सकती थी। मैं बहुत खुश थी। अब्बू अम्मी की आलीशान घर में आकर मैंने बहुत कुछ नया देखा था। मुझे समझाने सिखाने के लिए एक ख़ास टीचर रखी गई थी जो मुझे नए दौर के मुताबिक जीने का ढंग सिखाती थी। अम्मा अब हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहती थी, मगर मैं इनको अपने साथ ही सुलाती। अबू अम्मी को भी कोई इतराज़ न था। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। काश यही बात अम्मा पहले समझ जाती तो न खुद तकलीफ़ देखती, न मुझे देखनी पड़ती। लेकिन जो वक्त गुजर चुका था, इसे वापस नहीं लाया जा सकता था। जो हमारा हाल था उसे संवारने की ज़रूरत थी। मैं अपने वालिदैन की हर मुमकिन खिदमत करने की कोशिश करती थी ताकि इनके दुख का मदावा हो सके।